नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी एजुकेशन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी के जो सार संकलन है, ये जो 12वीं तक की क्लास के, उसको हम जो समरी है उसको देखेंगे। ठीक है, ये बुक आपके डॉक्टर मनीष रंजन की है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसमें दिए हुए हैं वन लाइनर में, उस फैक्ट को हम देखेंगे। और ये आपका अगर टॉप अगर 10th या 12th में या 9th से लेकर 12th तक भी हैं तो भी आपकी ये बहुत काम की होने वाली है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें संविधान, भारतीय संविधान को देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो हम चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद देखते हैं संवैधानिक विकास, कुछ देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का वह आधारभूत निर्धारित कर ढांचा है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। संविधान किसी देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, जिसकी कसौटी पर राज्य विधियों एवं कार्यों एवं उसके विधि मान्यता तथा वैधता को परखा जाता है। मतलब एक संविधान एक मार्गदर्शक की तरह है, जो कि किसी देश को एक राष्ट्र दिखाता है कि कैसे उस देश में उसको विकास की ओर अग्रसर करना है। ठीक है, तो मूल तथ्य इसका ये था। दूसरी तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की एक लंबी इतिहास पृष्ठभूमि रही है, जिससे आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़ा होगा तो, कि भारतीय संविधान एक बनने में बहुत लंबा टाइम लगा। लगभग 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। हाँ ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय रहा। और इसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। संविधान की सभा द्वारा भारतीय संविधान के अभिन्न अंग रूप से जुड़े हुए अनेक अधिनियम, चार्टर एवं उन्हें जिन्हें समय समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, और जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं, प्रमुख अधिनियम चार्टर हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे चीज़ों से ये मिलकर बना है। ठीक है, वो हम भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते हैं। रेगुलेटरी एक्ट 1773 देखते हैं क्या हुआ था इसमें। कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों के एक सूत्र में बांधने के लिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, मतलब जो कंपनी है समस्त जो भारतीय क्षेत्र का एक सूत्र में बांधने के लिए इसमें जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब इसमें जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, और बंगाल गवर्नर जनरल इन प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखने में अधिकार भी दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, फिर अभी हम देखेंगे। हाँ ठीक है, तो क्या इसका क्या मतलब है कि जो बम्बई और जो मद्रास और बम्बई की जो गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे, ठीक है, बंगाल के। ठीक है, तो इस तरह से इसका वो किया गया कार्यान्वयन। उसके बाद आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाली कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई। जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए भी 4 सदस्यों वाले एक परिषद की स्थापना की गई। अधिनियम में कलकत्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी रखे जाने थे। सर एलिजा इम्पे द्वारा मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य लिमेस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड भी इसमें शामिल थे। ठीक है, 1773 में कुछ रेगुलेटरी एक्ट था, उसके जो प्रावधान थे वो इसमें दिया हुआ है, हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो क्या था। एक कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये 1773 का जो कानून एक्ट था, उसकी जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। देखते हैं क्या था। इस एक्ट के द्वारा जो कलकत्ता की सरकार को उड़ीसा, बिहार, बंगाल कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसमें क्या गया, जो कलकत्ता की सरकार थी उसको उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और गवर्नर जनरल को कैंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब देख रहे हैं, इसमें उनकी शक्ति बढ़ा दी गई। एक तरह से गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति बढ़ा दी गई कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उसे बाहर कर दिया गया। मतलब इस पर सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको रिफॉर्म कहा जाता है 1781 को 1773 का। जैसे कि 1909 और 1919 जो मार्लियामेंटो
1909 मार्ले मिल्टो, और जो 1919 मार्ले क्या था वो, हाँ, मोंटेगू चेस्टफोर्ड जो सुधार आंदोलन था वो जो हुआ था ना, एक मिनट, 1919 मार्ले मिल्टो, 1919 मोंटेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार, तो इसी का ये विस्तारित रूप था। ठीक है, इसी का ये विस्तारित रूप था। तो इस तरह से ये भी है 1773 का विस्तारित रूप 1781। ठीक है, अभी हम आगे उससे भी देख लेंगे, मार्ले मिंटो को भी। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, इस अधिनियम के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। व्यापारी मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाती है। उसके बाद जो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। जो पीटर्स इंडिया एक्ट है 1784 में, इसमें व्यापारी मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करते हैं। उसके बाद राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करते हैं, मतलब एक संस्था बनाते हैं जिससे कि उसे कंट्रोल करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देख लेते हैं। इसमें 6 सदस्य थे, भारत की देख रेख करते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दी गई थी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटियों को गवर्नर जनरल और इसकी परिषदों के अधीन भी रख दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब जो इसमें गिफ्ट नहीं ले सकते थे, इस एक्ट में ऐसा प्रावधान था। उसके बाद 1786 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम द्वारा कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। उसका इस बात से अधिकार भी दे दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्व पर अपने कैंसिल के निर्णय के विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, 1793 का चार्टर अधिनियम, गवर्नर जनरल और गवर्नर को अपनी कार्यकारिणी परिषद में के बहुमत आधारित निर्णयों के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली है। गवर्नर जनरल की प्रांतीय शासकों पर नियंत्रण की शक्ति भी वृद्धि हुई है। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की जो कर्मचारी के वेतन है भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था को भी इसमें किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो प्रांतीय शासक थे उनको इसमें वेतन भी देने के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें से 1773 का है, और ये आपका जो 1813 और 1833 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पर लास्ट में जो भी देखा था 84 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 3 4 हैं इनको देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि घूम फिर के इन्हीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलते हैं हम आगे अपनी 1813 चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। कंपनी का अधिकार जो पत्र है वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया गया, कंपनी का जो अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाते हैं। कंपनी के में भारत के साथ व्यापार करने में एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना रहा। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश जनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी है उसका अधिकार क्षेत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा देते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये करते हैं कि जिनका एकाधिकार था, मोनोपोली था, उसे छीन लेते हैं, और उसके साथ में जो चीन के साथ जो व्यापार है, और उसके बाद जो पूर्वी देश हैं उनके साथ जो चाय का व्यापार है, चीन और पूर्वी देश के साथ चाय का व्यापार को उसको 20 वर्षों के लिए एकाधिकार और बना रहता है। ठीक है, उससे जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए उसे ओपन कर दिया जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, शिक्षा के अधीन 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कही गई थी। कंपनी के सेवाओं में जाने से पहले इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते थे कि जो शिक्षा प्रसार के 1 लाख रुपए भी वार्षिक देने को तैयार थे। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी की सेवा में जाने से पहले जो इंग्लैंड में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ये लोग किए थे कि इंग्लैंड में आइए, वहाँ पे प्रशिक्षण आपका करते हैं। 1833 चार्टर्ड अधिनियम, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय व्यापार के सभी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया था। गवर्नर जनरल को सीमित भारत के असैनिक कार्यों को नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन भी सौंप दिया गया था इसमें। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 0.01 सेकेंड का भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस अधिनियम में पहली बार जो बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के सरकार के गवर्नर जनरल कहा गया, और जो प्रेसिडेंट की कानून बनाने
का अधिकार भी समाप्त इसमें कर दिया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या हुआ कि पहली बार क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है उसको भारत सरकार का गवर्नर जनरल कहा गया। जो मतलब पहले ब्रिटिश का था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का था वो गवर्नर जनरल, लेकिन अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो लॉर्ड मैकेले हैं, लॉर्ड नहीं कहेंगे, बेकार लोग थे ये लोग, मैकेले की अध्यक्षता में विधि आयोग का भी इसमें गठन होता है। क्या होता है? विधि आयोग का भी गठन होता है। अब आते हैं 1853 चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टर की संख्या 18 कर दी गई थी, जिसमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे। ठीक, क्राउन मतलब जो ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा मनोनीत होते थे। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। डलहौजी को पहला वास्तविक गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़। कंपनी के नियुक्ति एवं वापस बुलाने का एक अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इसमें सीधी भर्ती की शुरुआत होती है और नियंत्रण बोर्ड को महिला सिविल सर्विसेज के सदस्यों को एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती का अधिकार भी दे दिया गया था इसमें। सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो सीधी भर्ती का प्रणाली शुरू होती है, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो गवर्नर जनरल की परिषद एक सदस्य और जोड़ा गया और इसके सदस्य 12 हो गए थे। इस परिषद का प्रमुख विधि बनाना था तथा अधिनियम की वैधता हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति की आवश्यकता थी। ठीक है, मतलब 1853 का जो अधिनियम है, इसमें इन्होंने क्राउन 18 संख्या कर दी, जिसमें 6 क्राउन के होते थे, बाकी 6 और होते थे। और उसके बाद जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए थे वो कौन था? पहला डलहौजी था, उसे वास्तविक जनरल भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये लोग सीधी भर्ती की शुरुआत करते हैं और उसमें भारतीय जो सिविल सर्विसेज के सदस्य उनको भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उसके बाद ये गवर्नर जनरल की परिषद में एक और लोग जोड़ते हैं, जिससे वो 12 संख्या हो जाती है। और उसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या था? विधि को बनाना, मतलब लॉ बनाना और लॉ की वैधता के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना। ठीक है, तो ये इसका कुछ सार था। आते हैं 1858 भारत शासन अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज अच्छे से ध्यान देंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति होती है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ सौंप दिया जाता है। भारत के राज्य सचिव नियुक्ति जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे, उनके सहयोग के लिए 8 सदस्य की एक परिषद की नियुक्ति की क्राउन की द्वारा होती थी। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था जिसने गवर्नर जनरल को वायसराय कहा। कैनिन अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और प्रथम वायसराय था। ध्यान रखेंगे, कैनिन क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो इसमें जनरली क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, उसकी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति कर दी जाती है इसमें, और जो भारत शासन जो शासन कंपनी से लेकर वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ, मतलब ये ऑफिशियली ये ब्रिटेन के हाथ में जाता है 1858 में। ठीक है, 1858 में ये ऑफिशियली ब्रिटेन के हाथों में सत्ता सौंप दी जाती है। उसके बाद जो भारत का राज्य सचिव है उसकी नियुक्ति कैबिनेट के सदस्यों के द्वारा होती है और उसके सहयोग से 8 सदस्यों की भारत परिषद की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती है। मतलब क्राउन मतलब यहाँ पे ब्रिटिश से तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह से ब्रिटेन का प्रभुत्व हो जाता है। उसके बाद जो चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था। ठीक है, जो चार्ल्स वुड था ये ब्रिटेन का है, ये पहला भारतीय मंत्री था जो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। और जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। और इसमें कौन? कैनिन जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कैनिन को। ठीक है, कैनिन को अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, कैनिन की इसे लॉर्ड कैनिन भी कहते हैं, तो लॉर्ड वर्ड में लगा नहीं रहा हूँ, आपको लगाना है लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग, इनकी इतनी औकात नहीं कि हम लॉर्ड वगैरह लगाएं। ठीक है, आपकी मर्जी लगा सकते हैं, छोड़िए। चलिए, हाँ, तो ये प्रथम वायसराय भी था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन सरकार द्वारा नियंत्रण बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं 1861 भारत शासन अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होता है। इसमें विभागीय प्रणाली के संचालन होता है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था में विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति भी सूत्रपात होता है। इसमें 1892 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। परोक्ष निर्वाचन की प्रणाली को मान्यता मिलती है। इसमें व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का विधि होती है। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है। बजट पर बहस करने एवं कार्यपालिका के साथ समक्ष सवाल करने का अधिकार दिया जाता है, परंतु वोट का अधिकार प्राप्त नहीं होता है इसमें। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है था नहीं, बट फिर भी ये आगे पार्लियामेंट्री अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं।
भारतीयों की सचिव भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तो नियुक्त होती है। केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है इसमें, ठीक है, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है इसमें। प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में वृद्धि कर दिया जाता है इसमें। प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत मिलता है। उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का मौका मिलता है। सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने का मौका और पूरक प्रश्न पूछने का, मत देने का अधिकार भी इसमें मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है 1919 भारत शासन अधिनियम। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काल में भारत में सचिव मॉन्टेगू, वायसराय और चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। लॉर्ड आप लगा लेंगे, ठीक है, लॉर्ड आप लगा लेंगे, ये इतने इनको वो नहीं कि इनको लोड दिया जाए, काटो इसे अच्छे से काटो, ठीक है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ करना था। शासन के विषय में प्रांतीय और केंद्रीय सूचियों में बांट दिया गया था। केंद्रीय मामले रक्षा, विदेशी मुद्रा एवं आयात निर्यात होते थे। इससे प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। प्रांतीय विषयों में दो भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषय क्या कहते हैं? पुलिस, जेल, भूभाग, सिंचाई, वन विभाग, और ये विषय सब गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा देखे जाते थे, ठीक है। तो कुल मिला के 1909 का जो माल्य मिलिट्री सुधार था वो 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार विस्तार वर्जन है, ठीक है। कुल मिला के बात यही है, ठीक है। उसके बाद आता है, नहीं अभी यही चल रहा है, देख लेते हैं अभी। हस्तांतरित विषय कौन कौन से? शिक्षा था, स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्था, सफाई और कृषि, उद्योग, गवर्नर और उसके मंत्रियों द्वारा रखे जाते थे, ठीक है, देखे जाते थे। प्रांतों एवं केंद्रीय नियंत्रण द्वैत शासन के कम कर दिया गया था। केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो थी वो द्वैत सदनात्मक बना दिया गया, जिससे राज्य परिषद के 5 वर्ष के लिए विधान परिषद 3 वर्ष में बढ़ गया। पृथक निर्वाचन मंडल का दायरा बढ़ाकर सिखों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसका अधिकार बहुत समाप्त कर दिया गया और गैर आधिकारिक चुनाव बहुमत को बढ़ाया गया, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव भी कराने की व्यवस्था इसमें की गई और इसमें सिखों को भी शामिल कर दिया जाएगा। पहले इसमें जो 1909 का था उसमें नहीं किया गया था। भारत के सचिव और उसके सहयोगियों के वेतन अब अंग्रेजी राजस्व से देने की बात की गई। भारत के उच्चायुक्त की लंदन में नियुक्ति की, जो कि भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार था और उससे ही खर्च कर पाता था। वह इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों को ध्यान रखता था तथा भारत के सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी करता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो भारत का सचिव होता था उसके लिए पहले जो भारत में से ही उसकी सैलरी आती थी, लेकिन उसकी इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि उसकी शासी उसकी जो सैलरी है वो ब्रिटेन से आएगी। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा की स्थापना की जाती है। भारत सचिव इस आयोग की नियुक्ति को का कार्य सौंपता है, ठीक है। तो इसमें ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान भी रखा जाता है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा संविधान का आधे से मतलब 80 से 85% यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें आगे विस्तार से भी जाएंगे। इसमें तो थोड़े कम पॉइंट है, लेकिन हम इसे आगे विस्तार से जानेंगे आगे वाले सेशन में, मतलब जो भी आगे वीडियो आएगी इन फ्यूचर में। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता और प्रांतों की जवाबदेही सरकारों की स्थापना और द्वैत शासन की समाप्ति होती है। पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट प्रांतीय परिषदें को 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक बनाया गया। यह प्रांत है बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ठीक है, ये असम है। पृथक निर्वाचन मंडलों का विस्तार किया गया। सिख भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को शामिल इसमें किया गया था। संघीय न्यायालय की दिल्ली सरकार, जिसमें एक न्यायाधीश और 6 या 6 से कम जजों की नियुक्ति मान्य की गई। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, ठीक है। तो आप चीज़ ध्यान रखेंगे, जो RBI है, ठीक है, RBI है, इसी से क्या वो इसी उसमें होती है, स्थापना होती है, ठीक है। आपको अगर पढ़ा होगा, आपने तो पढ़ा होगा 1934 एक के थोड़ा RBI का गठन किया गया है, ठीक है, 1934 एक गठन किया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय संविधान स्वतंत्रता पारित कर दिया जाता है। 15 अगस्त
1947 को भारत के 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंध और उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिम प्रांत बलूचिस्तान तथा असम के सिलहट जिला पाकिस्तान तथा शेष भारत में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया था जो कि अलग करने की बात की गई थी। ठीक है, भारत को 2 अधिराज्यों में बांटने की बात कर रही है यहाँ पे। दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो उसमें यही मांग भी थी कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, हमें आपकी जरूरत, मतलब ब्रिटेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नवीन संविधानों का निर्माण के शासन के 1935 के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से चलता रहेगा। इसमें तो बहुत कम इफेक्ट दिया हुआ है, हम इसके बारे में विस्तार से डोंट वरी। 15 अगस्त 1947 को भारत सचिव व इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत सचिव का जो ब्रिटेन क्राउन का था उसे समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार है। जो भारतीय जो मतलब राजा महाराजा थे, छोटे छोटे जो घराने थे, उनको किसी भी, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकते थे, चाहे वो इंडिया में आ सकते थे, ठीक है, भारत में जा सकते थे, वो उनके ऊपर डिपेंड था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त होता है। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और एक नई सांस लेता है, एक नई शुरुआत करता है, नए युग का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान निर्माण। ठीक है, हाँ, एक पेज और बचा है, उसके बाद हम नई नेक्स्ट वीडियो करेंगे, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होता है। भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में होते हैं और जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का विवश कर दिए जाने पर 1940 में प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारतीय संविधान स्वयं भारतवासियों द्वारा ही तैयार होगा। ठीक है, मतलब ब्रिटेन जो था उस समय बहुत सारे युद्ध से जूझ रहा था, उसमें प्रथम विश्व युद्ध झेल चुका था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा था, चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से उसने कहा भारतवासी ही तैयार करेंगे अपना संविधान निर्माण। उसके बाद 1942 में किस योजना को ब्रिटेन में स्पष्टता स्वीकार किया जिससे भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगा। ठीक है, तो उन्होंने किस से भेजा कि जो युद्ध चल रहा था ब्रिटेन में, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके बाद वो तैयार करेगा, लेकिन ये मना कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना भारत में संविधान की सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन आता है, ये निश्चित कर किया गया है कि संविधान सभा निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे और 4 चीफ सेक्रेटरी थे, क्षेत्र प्रतिनिधि के थे, और 93 जो कि देसी रियासत के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा मतलब जो सबसे पहले किया गया था वो ऐसा कुछ था। उसमें 389 सदस्य और 292 ब्रिटेन के और 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे वो होंगे। ठीक है, आप बताइए कि वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं वर्तमान में कितने हैं, देखते हैं आपको कितना पता है। अब आते हैं संविधान सभा के लिए विकास का चरण कैसे होता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये बंद करता है। ठीक है, उसके बाद ये कार्यकाल इसका 3 चरणों से गुजरता है। तो प्रथम चरण कौन सा है? यह चरण दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रहेगी। इस चरण में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर संविधान के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। दूसरा चरण चलता है उसके बाद। यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रहेगी। इस दौरान संविधान सभा की प्रारूप संविधान सभा के वचन दिया गया कि उस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण आता है। यह चरण 27 नवंबर 1949 को मार्च 1952 तक चलता रहा। इस दौरान संविधान सभा तक पहुंचकर अस्थायी सदस्य रूप में कार्य करती रही। जब तक भारत में आम चुनाव पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, वो नई संसद का निर्माण नहीं करेंगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। ठीक है, वेट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये आ सकता है, आ भी नहीं सकता तो आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, देखा, उसके बाद प्रारूप में 114 दिन में कब इसका विस्तार किया। कितने? 114 दिन में। ठीक है, 114 दिन में विस्तार इसका हुआ। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे।
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, क्योंकि इस वर्ष निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो जो संविधान दिवस है ये 2015 से शुरू होता है इसको मनाना है, क्योंकि कब होता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 2015 में अम्बेडकर जी को 150वीं जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में एक प्रस्ताव पारित किया, इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 में प्रतिवर्ष 2025 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के विषय में मजबूत लोकतंत्र के लिए एक चुनावी सुरक्षा है, साक्षरता है। ठीक है, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे? एक बार हम पढ़ लेते हैं, सस्ती नजर से देख लेते हैं। कांग्रेस के सभी चोटी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खेर, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, आचार्य जी.बी. कृपाली, टी.टी. कृष्णाचार्य इसके सदस्य थे। कांग्रेस के लिए कौन थे? अतिरिक्त अन्य दल के लिए संबंध में व्यापारी व्यक्तियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयनाथ कंजूरू, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर जयशंकर बख्शी, टेकचंद सर अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर भीमराव मंगेशकर, ये सब प्रमुख थे। इसमें महिला सदस्य में कौन कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, जो हंसा मेहता है इनको बताइए ये किस लिए फेमस थी? ठीक है, कमेंट में बताइए। संविधान की सभा सदस्य अस्वीकार करने के लिए तेज बहादुर सप्रू, एक जयप्रकाश नारायण भी इसमें शामिल थे। ठीक है, संविधान सभा की समितियां देखते हैं, सस्ती नजर से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के संविधान में संबंधित कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें से 8 बड़ी थी तो और भी छोटी समितियां थी। ठीक है, संघ समिति किसके अंदर थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। संघीय संविधान निर्माता जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति किसके अंदर थी? भीमराव अम्बेडकर के अंदर थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श किसके अंडर में थी? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति किसके 2 उप समितियाँ थी। पहला कौन था? मौलिक अधिकार की उप समिति जे.बी. कृपाली के पास थी। अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी वो H.C. मुखर्जी के पास थी। प्रक्रिया एवं नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। राज्यों के लिए सीमित जवाहरलाल नेहरू प्रसाद के पास था। संचालक सीमित किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ शामिल थी। ठीक है, प्रारूप समिति देखते हैं। संविधान के प्रारूप रूप से करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान सभा के 114 दिनों की चर्चा हुई। इस दौरान प्रारूप समिति के 3 वाचन किया गया। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ द शेल्टर बाय द असेंबली बी फाउंड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस 26 नवंबर 2049 को पारित कर दिया गया। इसमें पर अध्यक्ष व सदस्यों को हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से देख लेते हैं। के.एम. मुंशी मुंबई से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद सादुल्लाह असम से निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग B.M. मित्र, इनका इसमें डिटेल नहीं है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित थे। एन. गोपाल स्वामी अय्यर ये मद्रास से थे। और जो D.P. खेतान थे वो निर्दलीय थे। ये कुछ छोटी समितियाँ हैं, आप चाहें तो PDF से लेके देख सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। कई लोगों को ये चीज़ ना पता होगी, लेकिन आज पता लग गई। संविधान सभा की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों को सभा संविधान में अपनाया गया था, लागू किया गया था, सौंपा गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान की प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ प्रस्तावना को पूरे संविधान में लागू करने के बाद किया गया था। ठीक है, तो ये इतना था। 26 नवंबर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी है कमेंट में बताइए। ठीक है, उसके बाद संविधान की स्वीकृति हो जाती है। प्रारूप समिति द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया वह 1 फरवरी 1948 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष सुपुर्द कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान
भारतीय संविधान के अंतिम रूप से प्रदान कर दिया गया और इसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। संविधान सभा में 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, परंतु शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 1930 में संपूर्ण भारत 26 जनवरी के दिन ही संवैधानिकता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। इस कार्य में 63,93,729 रुपये का खर्चा होता है और अंतिम रूप से स्वीकृति संविधान के 350 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो हमने पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे स्टार्ट किया था और ये हमारा खत्म हो गया और आगे के पार्ट में और देखेंगे। ठीक है, विस्तारवादी इसका देखेंगे पॉलिटिका, तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।